हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था और वो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था Vt इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम एंड टो, वेयर टो इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड दिस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड दैट डिपेंड्स इनवर्सली विद टेम्परेचर फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। सो अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई बाई एम इंटू टो, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो ऑर्डर है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power minus 4 meter per second, means that is a few millimeters per second, that is quite small. So एक क्वेश्चन अराइज करता है जो हमारी एनसीईआरटी की सोल्व में है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी few millimeters per second में, so whenever the circuit is made switched on, जब हम मान लीजिए हमारे किसी हाउस होल्ड सर्किट को स्विच ऑन करते हैं तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं then the device either it is fan or tube light or bulb that glows or power up instantly. अगर इस small velocity से electrons drift कर रहे होते then it would have taken several hours to reach few meters of distance. So now the question is, the electron drift speed is of the order of 10 raised to power minus 4 meter per second, which is few millimeters per second, for a range of the current of few amperes. say household circuit में जो current है few amperes का, sir यह ये कहता है कि then the current is established as soon as the circuit is closed. जैसे ही हम इस P को close करते हैं सर्किट के अंदर करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसको देखिए हम कैसे समझेंगे। हमने ये कहा कि जब हमने सोर्स कनेक्ट कर रखा है, वो सोर्स एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है ओवर ए लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर। तो ये आपके पास एल लेंथ के ऊपर जो पोटेंशियल अप्लाई हुआ है वी, तो यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल अप्लाई होगा वी बाय एल, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फील्ड की पॉजिटिव प्लेट होगी और ये फील्ड की नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर एक्ट करेगा तो फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से F इक्वल टू Q होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू माइनस ई होती है, सो माइनस ई इनटू ई। इट मींस दैट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो किधर की तरफ एक्ट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल चुके थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन में, दैट इज माइनस ई बाय एम इनटू टो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है या ऑसिलेटिंग है, देन ऑसिलेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो ये आपके पास एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये 5th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। तो जो उस एम वेव की जो स्पीड होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, स्विच क्लोज करते ही इस पूरे एंटायर कंडक्टर के अंदर एक फील्ड सेटअप हो गया है, और वो फील्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है। सो एज सून एज द सर्किट इज क्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द एंटायर सर्किट, टोटल पूरे सर्किट में एवरी एंड ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन एट एवरी पोर्शन। और वो स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड से एक्ट करेगी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड आपकी जो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड वाली नहीं होगी। इंस्टेड दैट विल बी ऑफ द स्पीड ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो इलेक्ट्रॉन्स एट एवरी पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, दे विल साइमल्टेनियसली एंड इंस्टेंटली मेक्स ए ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द positive end of the conductor, and due to this the current is established instantly and the current doesn't wait for the electron to reach from one end to another end. However, for making a steady value of the current it will take certain time. So this is the reason behind whenever the circuit is closed the electric current is established at the same instant. So this was what the reason behind this question.
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म हमारे पास है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू लेटर से इंडिकेट करेंगे। और आपने कहा था कि जब हमने उस कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ और पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd एक्वायर कर लेता है। तो कितना फील्ड अप्लाई किया जिसके कारण से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की, मोर फील्ड इज अप्लाइड, मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी एक्वायर्ड। सो अगर आप ये बात करें कि मोबिलिटी की, तो दैट इज इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी attained or acquired per unit electric field applied, per unit applied electric field, or rather we have to take the magnitude of the drift speed. The magnitude of the drift speed means say it is vd divided by the electric field, that will be the mobility। और इस रिलेशन को अगर हम आगे न्यूमेरिकल्स के लिए कहीं किसी जगह यूज करना चाहें तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, vd is equal to that you can write as mobility into the electric field। ये एक्सप्रेशन की ये फॉर्म भी यूज की जा सकती है। अब आपको अभी पता है कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए निकाला था। सो मोबिलिटी इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, म्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख दीजिए, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इनटू टो। यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू जनरल क्यू लिखी जाएगी और वो होल्स के लिए पॉजिटिव चार्ज लिखा जाता है, पॉजिटिव कैरियर्स के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस लिखा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि हमने वर्ड यूज किया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होगा तो जो मोबिलिटी होगी वो चाहे पॉजिटिव करंट कैरियर है चाहे नेगेटिव करंट कैरियर, उनके लिए हमेशा म्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी फॉर ऑल कैरियर्स। सभी कैरियर्स के लिए इस म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अगर ये म्यू की वैल्यू हम निकालें तो हमने लिखा vd e by m into tau and that is divided by e। तो यहाँ e से e कैंसिल हो गया, तो इट मींस दैट जो मोबिलिटी आएगी आपके पास म्यू, दैट विल बी स्मॉल e कैपिटल e, कैपिटल e तो कैंसिल हो गया, स्मॉल e by m और इनटू tau। तो यहाँ पे e तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, m mass of electron and tau is the relaxation time and the relaxation time do depend upon the temperature, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और आपको पता है टेम्परेचर इनवर्सली मीन रिलेक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। सो मोबिलिटी में भी डिपेंडेंट ऑन सर्टेन पावर ऑफ टेम्परेचर इन नेगेटिव पावर्स ऑफ द टेम्परेचर। अगर हम बात करें किसी कैरियर की मोबिलिटी हमें निकालनी है तो मोबिलिटी उसके मास पे भी डिपेंड करेगी। अगर हम मोबिलिटी कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं म्यू ई से लिख दूं और मोबिलिटी ऑफ होल्स को अगर मैं म्यू एच से लिख दूं, then as mass of electron is much smaller than the mass of hole, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। तो मास किसका ज्यादा है, होल का ज्यादा है, तो होल की मोबिलिटी कम है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है। सो मोबिलिटी, तो हमने इस ग्राउंड के ऊपर ये बताया कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर एज कंपेयर टू द मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये आप डाटा अपने टेबल से भी चेक कर सकते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो दिस वाज अबाउट द मोबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी और क्या इसकी डायमेंशंस होगी। तो आपने ये कहा है कि हमने मोबिलिटी को लिखा है म्यू को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम दो यूज कर सकते हैं। एक तो हम यूज करते हैं न्यूटन पर कूलम, तो अगर न्यूटन पर कूलम यूज किया तो मीटर पर सेकंड पर न्यूटन एंड कूलम। तो दिस इज वन ऑफ द यूनिट फॉर द मोबिलिटी। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V by L, तो इस यूनिट होती है हमारे पास वोल्ट पर मीटर। तो अगर वोल्ट पर मीटर यूज करें यूनिट, तब क्या होगा, तो सेकंड केस में हमने न्यू लिखा, Vd की यूनिट तो ही आपके पास मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने यूज की वोल्ट पर मीटर, तो ये मीटर ऊपर जाएगा, दैट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। तो ये भी आपके पास यूनिट लिखी जा सकती है आपके पास ड्रिफ्ट मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी की हमने यूनिट लिखी, आइदर इट इज मीटर पर सेकंड पर न्यूटन एंड कूलम, और इट मे बी मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट।
अब हम इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन और ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे. So now we try the relationship between drift velocity and electric current, and this is an important relationship which is asked several times in the board exam also. So for driving this, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है, से कोई कॉपर वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास से A है और इसकी लेंथ L है, so that its volume is volume of the conductor. Volume क्या होता है भाई? Area into length, so area is A and length is L, so volume will be A into L. और इसके एंड्स के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया अभी, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इसके एंड्स के अक्रॉस, ये आप जानते हैं, और जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेगा Vd. और अब हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और इस सर्किट के अंदर जो करंट एस्टैब्लिश हुआ है ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज I, इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करना है. और आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है I इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द फ्लो. तो हम एक तो Q निकालेंगे और एक T निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास I आ जाएगा. तो इससे पहले इस पूरे कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हम निकाल लेते हैं. और उसके लिए हम एक टर्म मान लेते हैं, लेट स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. तो अगर हमें n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन हो तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो कैपिटल N आ जाएगा. सो इट मींस दैट स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय कैपिटल V, और यू कैन से दैट कैपिटल N दैट विल बी स्मॉल n इनटू V, और स्मॉल n और V आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना था, A इनटू L. तो ये A इनटू L यहाँ हमने पुट कर दिया तो हमारे पास रिलेशन आ गया सेकंड. अब इसके बाद हमें पता है कि एक चार्ज के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है E मैग्नीट्यूड का, तो n के ऊपर कितना आ जाएगा क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग, Q इज इक्वल टू n. सो टोटल चार्ज फ्लोइंग, ये इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, सो टोटल चार्ज फ्लोइंग दैट Q अगर हम लिख देते हैं दैट विल बी n इनटू E एंड n इज व्हाट, स्मॉल n इनटू A इनटू L. ये था आपके पास, ये कैपिटल N की वैल्यू थी, ये पुट कर दी हमने, और E, सो दैट इज Q. सो Q इज इक्वल टू व्हाट, N A L E, दैट इज इक्वेशन नंबर से थर्ड. तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई. अब हम टाइम टेकन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक एवरेज स्पीड Vd से ड्रिफ्ट करता है तो उसको एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है L. तो आपके पास डिस्टेंस है और स्पीड है, तो टाइम टेकन विल बी, नाउ टाइम टेकन by electron to drift with speed Vd. कितना आएगा कि टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल और द स्पीड. तो आपके पास टाइम टेकन L डिस्टेंस है और Vd स्पीड से, तो L by Vd. दिस इज इक्वेशन नंबर से 4. अब करंट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम. तो हमारे पास Q की वैल्यू भी आ चुकी है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से, और टाइम की. सो नाउ I हमारे पास होता है Q by T. तो Q की वैल्यू लिख देते हैं. Q की वैल्यू आपके पास N A L स्मॉल e, और टाइम की वैल्यू है आपके पास दैट इज L by Vd, L डिवाइडेड बाय Vd. और आपके पास पता है एक बटे के बटे में रकम होती है तो एक पढ़ करके ऊपर चला जाएगा, और यहाँ L से L कैंसिल हो गया है. सो इट मींस दैट I comes out to be N A E ऊपर था, N A E और Vd और ऊपर चला गया. तो इसको हमने रिलेशन को ऐसे लिख दिया, I is equal to N E A Vd. This is the relationship between the current and drift velocity Vd. Vd subscript.
तो ये रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमने ध्यान रखना है। लेकिन से इक्वेशन नंबर से 5। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ओम्स लॉ इज ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप है, तो हम उस ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि हमने कहा कि अगर ओम्स लॉ स्टडी करना है तो हमें रिलेशनशिप स्टडी करनी है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो हमने कोई कंडक्टर ले लिया, जैसे कॉपर वायर या कोई एक सपोज बल्ब ले लिया, वो भी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और उस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करनी है। तो ओम्स लॉ का जो सर्किट है पहले मैं वो ड्रा कर देता हूँ। उसमें आप एक कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर में हमें करंट की सप्लाई देनी है। तो करंट की सप्लाई देने के लिए हमने सपोज किससे कनेक्ट कर दिया, एक सोर्स से आपके पास ये पोटेंशियल सोर्स हो गया, एक बैटरी होगी, और ये करंट इसके अंदर हमेशा चालू ना रहे, इसलिए हमने इसके साथ में की लगा दी। हमें करंट की वैल्यू भी चेंज करनी है, तो चेंज करने के लिए हम साथ में क्या लगा देते हैं, रियोस्टेट लगा देते हैं। ये सपोज रियोस्टेट का फिक्स्ड एंड और दूसरा एंड हम मूवेबल एंड ले लेंगे। ये हमारे पास रियोस्टेट का मूवेबल एंड हो गया RH। अब बात करनी है, हमने करंट मेजर करना है। करंट सीरीज में सेम रहता है, तो हमने इसके सीरीज में एक मिली एमीटर या एमीटर वो हमने लगा दिया। सपोज एक मिली एमीटर हमने लगा दिया, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव ही नेगेटिव। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम यहाँ से रियोस्टेट से वेरी कर रहे हैं, उसके लिए एक पैरेलल में हमें क्या लगाना है, एक वोल्टमीटर। तो यहाँ हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से जाएगा नेगेटिव, तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव एंड और ये वोल्टमीटर का नेगेटिव एंड। तो यहाँ हमें दो रीडिंग चेक करनी है, एक तो I की और एक इसके अंदर V की। I और V के बीच में क्या वेरिएशन हो रहा है, उस रिलेशनशिप की जो स्टडी होगी दैट विल बी काउंटेड इन द ओम्स लॉ। तो लेट अस डिस्कस द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम डिस्कस करते हैं, सर्किट को हम बताएंगे नहीं, वैसा ही सर्किट हमने बनाना है। इस सर्किट को बनाने के 2-3 तरीके हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे हम वैसा बना सकते हैं, बट दैट विल बी इन द एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट्स में डिस्कस करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तब। नाउ ओम्स लॉ। According to the Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided condition ये है that the physical conditions like temperature and pressure, physical conditions like temperature, pressure, mechanical strain, etc. remains same, or you can say constant. तो ये ओम की स्टेटमेंट है कि करंट किसी कंडक्टर में जो फ्लो करेगा वो उसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस रिलेशनशिप की जो स्टेटमेंट है एक्चुअल तो ये, बट हम इसको इस तरह से यूज कर दें और वी आर राइटिंग I प्रोपोर्शनल टू V था, तो हमने इसको कर दिया V प्रोपोर्शनल टू I। क्या रीजन है इसका, सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ये बल्ब है, तो इस ये बल्ब तब तक ग्लो नहीं करेगा जब तक इसके अंदर क्या नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा। जब इसके अंदर करंट 0 है तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो इसको बल्ब ग्लो करने के लिए हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा, सपोज एक सेल या बैटरी। जैसे ही हमने इसके एंड्स का कोई सेल या बैटरी कनेक्ट की तो इसके अंदर क्या फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगा, और करंट फ्लो करने लगा तो बल्ब ग्लो करने लगा। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज फॉर द करंट टू फ्लो। तो करंट एक इफेक्ट हुआ
और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, एक काज। फर्स्ट द काज इज रिटन एंड देन इट्स इफेक्ट। तो पहले क्या लिखा जाता है, कॉज लिखा जाता है और उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसका इफेक्ट लिखा जाता है। इसको हम काज इफेक्ट एनालॉजी बोलते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि सपोज हम ये कहते हैं, मैं एक रफ सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने ये कहा कि इफ आई स्मोक देन आई विल बी हैविंग कैंसर। मैंने अगर स्मोकिंग करता हूं तो मुझे कैंसर होगा। इफ आई स्मोक देन आई विल बी हैविंग कैंसर। तो इसमें कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। तो ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि स्मोक करना तो काज है और जो कैंसर होना उसका इफेक्ट है, कि पहले स्मोकिंग करेंगे तो उसके कारण से कैंसर हो सकता है। तो आपके पास फर्स्ट द कॉज इज रिटन, पहले कॉज को लिखा और उसके बाद किसको लिखा, इफेक्ट को लिखा। लाइकवाइज यहाँ भी हमारे पास करंट तो क्या है, एक इफेक्ट है, और वोल्टेज क्या है, कॉज है, पोटेंशियल डिफरेंस एक कॉज है। तो पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा और फिर किसको लिख लिया, करंट को लिख दिया। कॉज इफेक्ट एनालॉजी कहते हैं इसको। तो अगर हम कोई आपसे यूं कहे कि जी ना आई प्रोपोर्शनल टू बी है, दोनों बातें हैं, तो v प्रोपोर्शनल टू आई ऐसे लिख लीजिए। तो उसको हम इस ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि मान लीजिए सपोज मैंने एक यूं कहा आपसे कि a और b दो हैं, तो a भाई है b का। मैंने कंडीशन दी आपके पास कि दो लोग हैं, एक तो a एक बॉय है और B एक गर्ल है, और मैंने कहा कि A भाई है B का, तो क्या B भी भाई है A का। तो आप बताइए कि क्या B भी भाई होगा A का। तो आपका नेसेसरली आप आंसर ये देगा कि तो बॉय तो A तो एक बॉय है, B एक गर्ल है, तो A भाई है B का, ये तो ठीक है, लेकिन क्या B भी भाई है A का, नहीं। तो इसका आंसर आप ये दोगे कि B तो एक गर्ल है, तो इसका मतलब B बहन है किसकी, A की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि जो मैथमेटिक्स का कि if A is equal to B then B is equal to A, मैथमेटिक्स में जैसे लिखते हैं कि ये B के बराबर है तो B भी A के बराबर है, उस ग्राउंड के ऊपर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं। हम किस बेसिस पे लिख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज इफेक्ट एनालॉजी। चलो हमने लिख दिया कि B प्रोपोर्शनल टू I, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वालिटी में बदलते हैं। तो इक्वालिटी में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, वो कांस्टेंट से हमने यहाँ पे R लिख दिया। सो दिस रिलेशन विल बी प्रोपोर्शनलिटी को हमने इक्वालिटी में बदल दिया, कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पे R, और V इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, IR, जबकि R क्या है, R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हमने लेटर इसके बाद में डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो अगर हम इस रिलेशन को इस तरह से लिखें और I is equal to, then it will be V by R, or you can write it as I is equal to 1 over R and B। और इस 1 over R टर्म को, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कंडक्टेंस। तो इस टर्म को हमने इसको G बोल दिया, तो I is equal to G V। एक रिलेशनशिप ये आपके पास बन गया, और एक रिलेशनशिप आपके पास ये बन जाता है यहाँ से। तो अगर मान लीजिए सपोज हमने, क्योंकि स्टडी करनी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो हमने रियोस्टेट को वेरी किया। रियोस्टेट को वेरी करके हमने कोई वैल्यू सेट कर ली V की, वो V की वैल्यू हमने नोट कर ली। सपोज एक हम वैल्यू टेबुलेट कर देते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने लिखी है V की वैल्यूज, और यहाँ पे लिखी है I की वैल्यूज, और यहाँ पे R इज इक्वल टू V ओवर I। यहाँ V से वोल्ट्स में और I से मिली एम्पियर के अंदर से हमने वोल्टेज की वैल्यू 0 रखी, तो करंट भी इसके अंदर क्या आता है, 0। हमने सपोज वोल्टेज की वैल्यू 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड सो ऑन। से करंट इज 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर, 80 मिली एम्पियर।
तो इस तरह से आई और बी के बीच में अगर हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं, रियोस्टेट को वेरी करके v की वैल्यू सेट करते हैं, उसके ऊपर i नोट करते हैं, फिर रियोस्टेट को चेंज करते हैं, v की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, i नोट करते हैं, फिर v के कॉरस्पॉन्डिंग i और v का वेरिएशन नोट करते हैं, तो इनके बीच में फिर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी हम यहाँ थ्योरी में भी देख रहे हैं, चाहे एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, दोनों रिजल्ट एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। हमने ये देखा कि ये दोनों इक्वेशंस गौर करेंगे, एक इक्वेशन नंबर ये और एक ये, से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर मैं सेकंड नंबर इक्वेशन की बात करता हूं तो ये आपके पास इक्वेशन आई है, I is equal to GV where G is reciprocal of the resistance which is called the conductance। तो अगर इसको हम y एक्सिस के अलोंग ले लें और इसको हम ले लें x एक्सिस के अलोंग, तो ये इक्वेशन बन गई y is equal to mx, और y is equal to mx आपके पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वो भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसकी स्लोप किसको इंडिकेट कर रही है, g को इंडिकेट कर रही है, मींस कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस मींस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को। तो इसका मतलब अगर हम ग्राफ ड्रा करें, y एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं हम i और x एक्सिस के अलोंग हम ले लेते हैं v, तो इनके बीच में ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस तरह का ग्राफ आया, और इस ग्राफ को हम नाम देंगे आई वी ग्राफ, आई वी कर्व या आई वी ग्राफ। ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रेट लाइन। जिन मटेरियल्स के लिए आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा उनको हम ओमिक कंडक्टर्स या ओमिक रेजिस्टेंस कहेंगे, और जिनके लिए आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा उनको हम नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहेंगे। हम लेटर पार्ट में हम डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ से हम देखिए इस ग्राफ की जो इंक्लिनेशन है, स्लोप है, वो थीटा है, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप किससे निकलती थी, किसी भी ग्राफ की स्लोप निकलती है उसके थीटा से, एंड थीटा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अगर सपोज हमने यहाँ पे कोई वेरिएशन डिस्कस किया, ऐसे वोल्टेज ले लिया आपके पास V1, इस वोल्टेज V1 के ऊपर ये जो करंट की वैल्यू आई से I1, वोल्टेज को हमने थोड़ा सा और चेंज कर दिया बाय स्मॉल अमाउंट से V2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो I की वैल्यू आई, दैट इज से I2, तो इसका मतलब वोल्टेज इसको इस अमाउंट से चेंज करने पे मींस डेल्टा V चेंज करने से करंट के अमाउंट में V चेंज हुआ, मींस से डेल्टा I, और ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, और टेंजेंट थीटा आपके पास क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बेस, एंड परपेंडिकुलर इज डेल्टा I एंड बेस इज डेल्टा V। सो इट मींस दैट स्लोप ऑफ I की कर्व कितना होगा बताइए, डेल्टा I ओवर डेल्टा V था। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा I, क्योंकि बटे के बटे में रकम होती है वो पलट करके ऊपर ही चली जाती है, वो सेम ही है, और दिस इज व्हाट V अपॉन I। यहाँ से इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि V और I का जो रेशियो होगा दैट विल बी R। यहाँ से हम देख सकते हैं R विल बी V अपॉन I। So it means that this is what R। तो अब हम कह रहे थे कि स्लोप ऑफ IV कर्व क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ IV ग्राफ that will be equal to reciprocal of resistance, or you can say resistance is what, reciprocal of slope, reciprocal of slope of IV graph means resistance is reciprocal of theta। जिस ग्राफ की इंक्लिनेशन कम होगी, इंक्लिनेशन कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, मींस जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो अगर हम यहाँ जो इक्वेशन लिखी थी हमने I is equal to GB को प्लॉट किया था, तो हमारे पास ये आ गया। इसके बजाय अगर हम जो रिलेशन लिखा था V is equal to IR, इस V is equal to IR रिलेशन से हम देखें V equal to IR, तो अगर इसको y एक्सिस के अलोंग ले ले और इसको हम ले ले x एक्सिस के अलोंग, तो V is equal to RI लिखा हुआ है, तो इसको x एक्सिस के अलोंग, तो y is equal to mx। इसका मतलब ये हुआ, ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर ग्राफ इसके बीच में प्लॉट किया जाए y एक्सिस के अलोंग V और x एक्सिस के अलोंग I, तो स्लोप क्या बनेगी V अपॉन I, एंड V अपॉन I इज व्हाट R। तो यहाँ पे स्लोप किसको इंडिकेट कर रही है, स्लोप जो है वो किसको इंडिकेट कर रही है,
आर को इंडिकेट कर रेजिस्टेंस को, इसका मतलब इस ग्राफ की स्लोप है वो किसको इंडिकेट करेगी, रेजिस्टेंस को। और अगर आपके पास ग्राफ कौन सा था, आई वी ग्राफ था, आई वी ग्राफ, तो आई वी ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको इंडिकेट करेगी, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस मींस कंडक्टेंस को इंडिकेट करेगी। अगर इस ग्राफ से अगर देख रहे थे हम, तो हमारे पास रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, स्लोप, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। लेकिन अगर वी आई ग्राफ लिखें तो वी आई ग्राफ की जो स्लोप होगी वी अपॉन आई को इंडिकेट करेगी, वी अपॉन आई इज व्हाट, आर, सो दिस इज व्हाट स्लोप, स्लोप किसके प्रोपोर्शनल होती है, थीटा के, तो इसका आर प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अगर आपको वी आई ग्राफ लिया है तो वी अपॉन आई आर, और आई वी ग्राफ लिया है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा स्लोप का। तो अगर आपने वी आई ग्राफ लिया तो वी अपॉन आई, दैट इज डायरेक्टली आर, और आई वी ग्राफ लिया तो उसकी जो स्लोप क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसका उल्टा होगी। तो ये आप ध्यान भी रखना। जैसे कि सपोज मान लीजिए हमने एक ग्राफ ड्रा किए किन्हीं तो कंडक्टर्स के लिए, एक ग्राफ आया सपोज ये और एक ग्राफ ये, इनको सपोज हमने नाम दे दिए ए और से बी, और ये मैंने लिखा आई वी ग्राफ। तो यहाँ पे इसकी स्लोप से थीटा 1 और इसकी स्लोप से थीटा 2। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस आई वी ग्राफ में होगा वो स्लोप का रेसिप्रोकल होगा, स्लोप का क्या होगा, रेसिप्रोकल। जिसकी स्लोप ज्यादा, स्लोप किसकी ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है किससे, थीटा 1 से, और थीटा 2 किसके लिए, बी के लिए, और आपको स्लोप उसका रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होती है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपके पास स्लोप का उल्टा है, जिसकी स्लोप कम, स्लोप किसकी कम है, थीटा 1 की, तो इसका रेजिस्टेंस जो R1 है वो ज्यादा होगा, और R2 वाला जो सॉरी आपके पास थीटा 1 किसका है, A का, तो A का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और B का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर इनको आप R1 और R2 इंडिकेट कर दे, R1 और ये R2, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R1 will be more than R2, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। और अगर VI ग्राफ लिया होता है डायरेक्टली, ये V और ये I, ये आपके पास सपोज ने इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया से B, तो जिसकी स्लोप ज्यादा, स्लोप किसकी ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है किससे, थीटा 1 से, तो स्लोप किसको डायरेक्टली बता रही है, रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, A का ज्यादा होगा किससे, B से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ वो VI ग्राफ दे रखा है या IV ग्राफ दे रखा है। तो हम अभी इस ओम्स लॉ का प्रूफ या इसकी डेरिवेशन हम कर लेते हैं, और वो डेरिवेशन हमने कहाँ से करना है, इस रिलेशनशिप से जो हमने ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए कि क्या है वो रिलेशन, छोटा सा सिंपल सा रिलेशनशिप है, आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और मैं अब ये यूज भी करना है, वो रिलेशन याद रखना है, कहने का मतलब डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो आपने ये कहा कि एज हमारे पास रिलेशनशिप होता है I इज इक्वल टू NEA/VD, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम VD की वैल्यू रख देते हैं, सिंस VD आपके पास होती है मैग्नीट्यूड ऑफ VD इज E/m into τ। आल्सो हम इस E की वैल्यू भी रख देते हैं, तो इस E की वैल्यू क्या होती है, सिंस E इज इक्वल टू कैपिटल V/L, तो हम ये भी पुट कर देते साथ के साथ, so E/m V/L और into τ, that is a value of the drift velocity, equation number 2। तो equation number 2 से drift velocity की वैल्यू हम यहाँ यूज कर देते हैं, using equation number 2 and equation first। तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे, then I will be equal to what, n E A, और VD की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी भाई, E/m V/L and τ। अब हमारे पास यहाँ से ये टर्म तो होगी E स्क्वायर, सो n E into E स्क्वायर, और भाई ये यहाँ से τ आ गया, n E स्क्वायर टू m, ये लिख लिया डिवीजन में, और क्या बच गया भाई, n E स्क्वायर टू, ये L भी ले लिया, n E स्क्वायर टू बाई m, और हमारे पास अब टर्म बच गई है, एक तो एरिया, ये एरिया हो गया, और डिवाइड में क्या है यहाँ लेंथ, और ये होगी टर्म I। और हमने ओम्स लॉ रिलेशनशिप किसके बीच में होता था, I और V के बीच में, तो हमने यहाँ पे टर्म I तो लिख दिया, इधर की तरफ क्या रह गया, V रह गया, ये हो गया V। तो अगर इस टर्म जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या इसको इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये टर्म अगर देखें तो कि एरिया
लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम फिजिकल डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर रहे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फैक्टर भी चेंज होगा, हमने एक बार कंडक्टर ले लिया तो उसके नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, और अगर टेम्परेचर भी सेम, क्योंकि हमने ये कह दिया था कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या थे, कांस्टेंट थे, ये सभी कांस्टेंट थे, तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगी, पूरी कांस्टेंट होगी, और ये टर्म कांस्टेंट होगी, तो ये आपके पास रिलेशनशिप में क्या बन जाएगा बताइए, आई के साथ में जो टर्म आई थी वी के लिए, आई इज इक्वल टू जे वी, जो आपके पास कंडक्टेंस होता था, ठीक है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को यहीं से भी ओम्स लॉ लिख सकते हैं, या फिर आप v लिखना चाहें तो v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू, ये टर्म इधर क्रॉस कर दीजिए, एम एल जो नीचे थी टर्म ऊपर आ जाए, एन ई स्क्वायर जो नीचे थी वो ऊपर, और जो ऊपर थी वो नीचे, और एम एल और एम आ गया ऊपर, एल भी आ गया, एन ई स्क्वायर और नीचे आ गई, और ये आपके पास एरिया भी नीचे आ गया, और ये टर्म हो गया हमारे पास आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टर्म होगी ये क्या होगी, दिस इज व्हाट आर, यहाँ पे ये बन गई थी जी, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ आर, तो ये हो गया आपके पास v इज इक्वल टू आई आर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ओम्स लॉ, ये हमने ध्यान रखना है क्या है, ओम्स लॉ है। आपके पास जो इक्वेशन ये आपके पास आया है, एक्चुअली इस इक्वेशन को से थर्ड बोल देता हूँ और इसे बोल देता हूँ मैं फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ आपने इक्वेशन ध्यान रखनी है। सपोज मैं फोर्थ इक्वेशन की बात कर लेता हूँ, तो फोर्थ इक्वेशन है आपके पास v इज इक्वल टू m बाई एन ई स्क्वायर टू, ठीक है, l बाई a, एंड दिस इज i, ठीक है। तो यहाँ पे जो v और i के बीच में जो ये टर्म कांस्टेंट होती है ये आपके पास हो जाती है r, तो आपके पास ये कहोगे कि r इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, दैट इज m बाय n e स्क्वायर टू एंड l बाय a। तो यहाँ पे आप देखोगे किसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्डरली चेंज नहीं होगा, ना e चेंज होगा, तो एक नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक पर्टिकुलर स्पेस पे हमने ले लिया तो बार बार चेंज नहीं होगी, t टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा है तो τ भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया, एक तो n और τ, ये टेम्परेचर, ये उस पे नेचर पे डिपेंड करता है, तो ये आप ये कह सकते हो इस टर्म को, क्योंकि नेचर पे जो डिपेंडेंट है इसको रेजिस्टिविटी कह देते हैं, रो l बाय a। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस फिजिकल डायमेंशंस पे, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। बाद में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस की बात आ गई। अब आप यहाँ से देखेंगे कि रेजिस्टेंस में ना तो कहीं V आया ना कहीं I आया, लेकिन आपके पास ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो ओम्स लॉ में तो आप ये लिख रहे थे V इज इक्वल टू I, जब लिख रहे थे तो R इज इक्वल टू क्या आया था, V अपॉन I आया था। तो आप यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है ना तो ये V पे डिपेंड करता ना पे I पे डिपेंड करता, बट किस पे डिपेंड करता, V और I के रेशियो पे। V और I का रेशियो जिसके लिए ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, V और I का रेशियो जिस मटेरियल के लिए कम होगा उसके लिए रेजिस्टेंस कम होगा, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, V और I पे डिपेंड नहीं करता, बट किस पे डिपेंड करता है बताइए, एक तो फिजिकल डायमेंशंस पे, फिजिकल डायमेंशंस मींस साइज पे डिपेंड करता है, फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। दिस वाज अबाउट द ओम्स लॉ एंड व्हिच इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टर्म रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।